आईआईएम बोध गया ने नमामि गंगे और नदियों को बचाने के लिए एमओयू किया। एक मैनेजमेंट संस्थान का नदी बचाने से क्या रिश्ता हो सकता है? शिक्षा तो शिक्षा है, बट हमें विद्या पे ध्यान देना है जी, क्योंकि शिक्षा जब होती है ना तो वो लाभ और कमाई की तरफ ले जाती है। विद्या जो है वो जनहित की बात करती है। क्या बात। आम नागरिक के चाहे कि देश की सारी नदियां फिर से जीवित हो, व्यक्ति विशेष अपनी तरफ से कुछ योगदान दे सकते हैं। अगर हम सारी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर, गवर्नेंस के ऊपर, इंस्टीट्यूशंस एंड कॉर्पोरेट पे छोड़ने तो ऐसा नहीं होने वाला। शुरुआत तो वहीं घर के नल बंद करने से, शावर की जगह बाल्टी से नहाने से, वहीं से शुरुआत है। जिस निरंजना नदी के किनारे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, तो जीवन दायिनी नदी सूखी थी। बताया जाता है कि वो निरंजना में स्नान के लिए गए और उनका लोटा उल्टी दिशा में अपस्ट्रीम बहने लगा। हाँ। उनको और बाकी सारे लोगों को पता चला जी। कि कुछ अलग है। नमस्कार, मैं पूर्वा राय वीर भारत पॉडकास्ट की इस सीरीज में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। जी हाँ, ये सीरीज आपके लिए लेकर आता है देश के उन प्रबुद्ध लोगों से मुलाकात जिन्हें आप सदैव सुनते, देखते और गुनते आए हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको मिलवा रहे हैं उस शख्सियत से जो कि अपनी जिंदगी का पूरा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ पानी यानी कि जल यानी कि नीर, हमारे जीवन का एक प्रबुद्ध हिस्सा बचाने के लिए लगी हुई है। भगवान बुद्ध, जिसे नदी के किनारे बैठकर ज्ञान पाया, जो नदी आज सूख रही है, उसका नाम है निरंजना। आज हमारे बीच वो शख्सियत है जो उसी बोध गया में बैठकर उस नदी को वापस जीवित करने की लड़ाई लड़ रही है। प्रोफेसर डॉक्टर विनीता सिंह सहाय, देश की दूसरी आईआईएम निदेशक, एक रक्षा अधिकारी की बेटी जो पूरे भारत में पली बढ़ी। इसलिए वो किसी एक राज्य की नहीं, पूरे देश की बेटी है। अर्थशास्त्र में स्वर्ण पदक, डेनमार्क का अर्थरस्ट विश्वविद्यालय हार्वर्ड, आईआईएम रायपुर, 27 साल का अनुभव, 2 देश 1 लक्ष्य। 2018 में जब आईआईएम बोध गया शुरू हुआ, तब सिर्फ एक निदेशक, एक विद्यार्थी और बीच में कुछ नहीं। चौथे साल तक वो अकेली नियोक्ता थी। आज 119 करोड़ का परिसर, 660 से ज्यादा विद्यार्थी, बिजनेस वर्ल्ड टॉप 15 शिक्षा की सबसे प्रभावशाली महिलाएं। 2022 और 2023 लगातार 2 साल। नमामि गंगे के साथ समझौता, बिहार जल विभाग के साथ काम, आईआईटी पटना के साथ नदी पुनरुद्धार का शोध और निरंजना रिवरथॉन यानी कि एक नदी बचाने के लिए दौड़। ये सस्टेनेबिलिटी पढ़ाती नहीं, वो उसे जीती हैं। सदनीरा संवाद में आपका बहुत स्वागत है विनीता जी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मैम, आमतौर पर जब बिजनेस स्कूल मुनाफे की बात करते हैं, लेकिन आईआईएम बोध गया ने नमामि गंगे और नदियों को बचाने के लिए एमओयू किया। एक मैनेजमेंट संस्थान का नदी बचाने से क्या रिश्ता हो सकता है, ये जानना चाहेंगे। बहुत ही सुंदर सवाल है, तो इसको हम 2 हिस्सों में जवाब देते हैं। पहले तो आपने पूछा कि एक बिजनेस स्कूल कैसे इस तरह के कॉजेज़ को सपोर्ट कर रहा है। देखिए, हम स्थापित हुए थे 2015 में, बट 2018 में जब हम एज ए फाउंडिंग डायरेक्टर वॉक इन किए, तो हमारी पूरी टीम ने अपने इंस्टीट्यूट के लिए विजन डिसाइड करने के लिए कोशिश की और वैल्यूज़ चूज़ करने की कोशिश की। और ये वो समय है जब इवन मैनेजमेंट एजुकेशन में हमेशा जो एफिशिएंसी सिंड्रोम हम कैसे कहते हैं, टू डू, वहाँ से
टू बी की शिफ्ट होनी शुरू हो गई थी, ओह। फ्रॉम एफिशिएंसी टू इफेक्टिवनेस, क्या बात। फ्रॉम टू बी टू डू। और उसी टाइम फिर कोरोना भी आ गया। हाँ। तो उसने इंसानियत को, ह्यूमैनिटी को और ये बता दिया कि जो बिज़नेस करने का ये पुराना तरीका है जो हम वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में आकर के कर रहे थे, ये अब नहीं चलेगा। इसीलिए जब हमारी बारी आई और हमने अपनी 5 कोर वैल्यूज़ चूज़ करी, तो सबसे पहले तो उसमें माइंडफुलनेस है, जो बोध गया, जो कि लैंड ऑफ एनलाइटनमेंट कहा जाता है, उसकी धरोहर है, उसकी विरासत है। तो माइंडफुलनेस, सस्टेनेबिलिटी, सोशल इम्पैक्ट, लीडरशिप एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ये हमारी 5 कोर वैल्यूज़ हैं और पांचों बिल्कुल धरातल से जुड़ी हैं, जहां हम हर वक्त बात करते हैं। बिकॉज शिक्षा तो शिक्षा है, बट हमें विद्या पे ध्यान देना है जी। क्योंकि शिक्षा जब होती है ना, तो वो लाभ और कमाई की तरफ ले जाती है। विद्या जो है वो जनहित की बात करती है। क्या बात है। इसलिए जो हमारा इंस्टीट्यूट का लोगो है जी। और उसके नीचे लिखा है सब्बे भद्राणी पढ़सन्तु। हाँ तो पहले तो लोग मुझसे यही पूछते हैं कि अरे संस्कृत गलत लिख दे, क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि सब्बे भद्राणी पश्यन्तु होना चाहिए। जी। तो मैं हमेशा लोगों को बताती हूँ कि संस्कृत गलत नहीं लिखी है, वो लिखा है सब्बे भद्राणी पढ़सन्तु, वो क्या बात। पाली है। तो अच्छा। हम अपनी पुरानी लोकल लैंग्वेज को सेलिब्रेट कर रहे हैं और उसका मतलब और भी बहुत श्रेष्ठ है। जी। वो है कि हम सबके मंगल के साक्षी बने। वाह। तो एक बिजनेस स्कूल इंडिविजुअलिस्टिक सक्सेस की या बॉटम लाइन टॉप लाइन की बात नहीं कर रहा है। एक बिजनेस स्कूल बात कर रहा है सबके मंगल की। एक बिजनेस स्कूल शिक्षा से विद्या की जर्नी ट्रांसवर्स कर रहा है और एफिशिएंसी से इफेक्टिवनेस ऑफ ह्यूमैनिटी की बात कर रहा है। तो वो हमारी कोर फिलॉसफी में ही है, हम उसी को जीवंत कर रहे हैं। दूसरा आपका सवाल है कि नदियाँ क्यों? जी। देखिए, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इकोनॉमिस्ट हमको बताते ही हैं कि लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, ये सब होते हैं आज की दुनिया में इंजन ग्रोथ। बट इन सब के पीछे एक साइलेंट प्रवाह चलता है पानी का। हाँ। और अगर पानी ना हो तो इन तीनों चीज़ों का मोल नहीं है। नहीं, बिल्कुल। ये हमारी जैसी एंशिएंट सिविलाइजेशन को सिखाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री में भी देखें तो जितनी भी सक्सेसफुल या जितनी भी बड़ी सिविलाइजेशंस हुई थी वो नदी के बगल में हुई थी। जी जी। चाहे वो इंडस वैली हो, हाँ। मेसोपोटामिया हो, इजिप्शियन हो, चाइनीज हो, तो जहाँ पानी वहाँ जीवन रहा है। हाँ। और अभी भी इस सदी में भी जो इनविजिबल करेंसी है वो आज भी पानी है। जी। तो हमें ये मालूम है कि पानी पे काम होना है। हम साउथ बिहार में हैं, नॉर्थ बिहार में पानी का अति है और साउथ बिहार में ड्राउट है। ये भी हमारे देश का एक पैराडॉक्स है। जी जी। कि कहीं पानी का अति है और कहीं पानी सूखे में है। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि संसाधन है नहीं। जी। हमारे पास काफ़ी नदियाँ हैं, काफ़ी हमारे पास वाटर रिसोर्सेज हैं, बट उसके मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है। हाँ। उसके मिसयूज़ का प्रॉब्लम है। हाँ। तो एज ए बिजनेस स्कूल वो हमें अपनी प्रायोरिटी लगती है कि इस इनविजिबल करेंसी, इनविजिबल ग्रोथ ऑफ इंजन पे काम किया जाए। जिस निरंजना नदी के किनारे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, वो बोध गया कहलाया। आप एज अ डायरेक्टर वहां जब गए, एक महिला जो कि जीवन दायिनी है और उसके सामने वो जीवन दायिनी नदी सूखी थी, क्या मन में सबसे पहले आया और क्या मन में करने की ठानी कि अब तो ये करके रहे? देखिए, जो फोकलोर कहती है वहाँ पे कि बुद्ध को भी वो एनलाइटन हो गए हैं, प्रबुद्ध हो गए हैं, निरंजना के ही थ्रू पता चला था। बताया जाता है कि वो निरंजना में स्नान के लिए गए और उनका लोटा उल्टी दिशा में अपस्ट्रीम बहने लगा। हाँ। और इससे उनको और बाकी सारे लोगों को पता चला कि कुछ अलग है। और बहुत सुंदर, और उस इकोनॉमी में तो वही नदी गया में फल्गु कहलाती है जी। और बोधगया तक आते आते निरंजना हो जाती है। और आपको तो पता ही है कि फल्गु नदी में, गया जी में हमारे आज की तारीख में कम से कम 25-30 लाख श्रद्धालु आते हैं अपने पिंडदान, अपने पितृपक्ष के दौरान, और अदरवाइज भी सारे साल ही आते हैं अब तो पिंडदान के लिए।
तो उसकी तो बहुत ही महत्वता तो थी ही उस ज़मीन में। और हम हमेशा ऐसा महसूस करते हैं कि व्हाट मेक्का इज़ फॉर मुस्लिम्स, बोध गया इज़ फॉर बुद्धिस्ट। सो बोध गया अकेले में इतनी ताकत है कि वो पूरे बिहार की अर्थव्यवस्था का देखभाल कर सकता वाह है। वाह। बट उसके टूरिज्म को अगर हम आज की तौर पे भी देखें, इन टुडेज इकोनॉमिक टर्म्स, सो बोध गया हैज़ द पोटेंशियल टू सर्व द एंटायर बिहार। The kind of tourism potential it has, the kind of growth and development opportunities which are available. तो वो बस करना ही है क्या और संस्कृति से जोड़ के उसमें वो सुंदरता भी आ जाती है। तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी लिंक्ड अप टू द कल्चरल हेरिटेज, इंटेलेक्चुअल हेरिटेज, स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑफ द कंट्री, उसको एक अलग ही मायने देती है। नारी को देवी के रूप में कहा गया है, वो सब कुछ कर सकती है। और ऐसे विशुद्ध और शुद्ध काम के लिए अगर मन में एक अच्छी प्रेरणा हो और आपकी जैसी महिला अगर वो जुड़े, तो निश्चित तौर पर वो अमूल्य धरती के लिए वो अमृत का काम करती हो, जो कि आप कर रहे हैं। और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आपने पटना के साथ में MOU किया, इंजीनियरिंग जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें, मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स को लेकर आपने काम किया। क्या आप सोचते हैं कि ये जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, ये जो सूखी हुई नदी को रिनोवेट करने के लिए पूरा अपना झोंक देंगे, अपनी ज़िंदगी का वो अमूल्य हिस्सा, जब वो कमाना चाहते हैं विदेशों में जाएं, बड़े बड़े पैकेज के साथ काम करें? क्या ये जो आने वाली पीढ़ी है, ये उसके संग अपने आप को जोड़ कर देखना चाहेगी? देखिए, आपने एक वो चीज़ छुई है जो मुझे एज ए टीचर बहुत, खुद को भी बहुत प्रेरणा देती है और मुझे वो अपना सबसे बड़ा काम भी लगता है। हमारा जो अंग्रेज़ सबसे बड़ा नुकसान करके गए हैं कि हमने छोड़ दिया है प्राइड लेना, गर्व करना, हर वो चीज़ जो हम थे और हमारी थी, एवरीथिंग विच वाज अस एंड आवर्स, चाहे वो हमारी वेशभूषा हो, खाना हो, म्यूज़िक हो, लिटरेचर हो, पढ़ने पढ़ाने की पद्धति हो, जीवन शैली हो, हम सब में गर्व करना भूल गए। तो जब तक वो विदेश से नहीं आता, वेस्टर्न वर्ल्ड से नहीं आता, हम उसे मानने को तैयार नहीं हैं। सही। तो ये मुझे अपना सबसे बड़ा कर्तव्य लगता है कि देखिए, हम विश्व की सबसे एंशिएंट सिविलाइजेशन, और मैं तो खासतौर से ऐसे इलाके से आती हूँ जहाँ 60 किलोमीटर दूर नालंदा है। और जब भी, और IIM बोध गया को बनाना बहुत मुश्किल काम रहा है, बिकॉज़ उस इलाके में काम करने में आज भी काफ़ी दिक्कतें आती हैं। लेकिन जब भी हम थक जाते थे ना, तो हम नालंदा में जाके कुछ नहीं, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। क्या बात। जब उस हवा में सांस ले लेते थे तो हमें एक नई ऊर्जा का संचार हो जाता था। जब वो कोई बता देता था कि 6 महीने तक यहाँ पे लाइब्रेरी जली, तो इस अंदाजे से भी कि कितना ज्ञान जल के खाक हो गया, क्या क्या था हमारे पास। और आज हार्वर्ड में घुसना जितना मुश्किल है, उससे बहुत ज़्यादा गुना मुश्किल था नालंदा में आना। लोग महीनों महीनों सालों बाहर कैंप करते रहते थे, उससे पहले कि जब उन्हें अंदर बुलाया जाता था, और विश्व भर से लोग नालंदा पढ़ने आते थे। ये है हमारी वो ग्लोरी। सही। बट उस पास्ट ग्लोरी से भी कुछ नहीं, आज हमें नया इतिहास रचना है। लेकिन उस पास्ट ग्लोरी में पूरी तरह से विश्वास और पूरी तरह से गर्व करते हुए, तो हमें सही तरीके पता थे। ये जो हम हर चीज़ में भगवान ढूंढते हैं, भगवान, ये जो पांचों पंचभूत में हम ईश्वर ढूंढते थे, ये जो हम फोर्स ऑफ रेवरेंस, कहते हैं कि पूजा क्या है? रेवरेंस, रिस्पेक्ट, रिगार्ड, that it is not to be misused, it is not to be wasted. So आत्मा से अपने आप को समर्पित कर जा, वो इकोसिस्टम था जी। और वो जो फिर मैं बात कर रही हूँ कि आज सब कुछ सिर्फ अपने लिए है जी। वो शिक्षा और विद्या के बीच में गैप ही जो है जी। और हमें हमेशा तरीका पता था। तो बस उसको एक कोशिश चल रही है कि नई जनरेशन को, क्योंकि गलती भी हमसे ही हुई थी, हमने अपनी आगे वाली पीढ़ियों को सही तरीके से नहीं समझाया था। और ये बात तो तय है कि ये जनरेशन जो है ये आपसे और हमसे बहुत बेहतर है जी। ये मैं हमेशा कहती हूँ दैट आई हैव वेरी हाई होप एंड फेथ इन द करंट जनरेशन, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल
दे आर वेरी वेरी हाई ऑन इंटेग्रिटी, बिकॉज इंटेग्रिटी की डेफिनेशन बहुत सिंपल है, इंटीग्रेशन ऑफ थॉट, वर्ड्स एंड डीड्स। ये जनरेशन जो कहती है वो करती है, और जो कर देती है जो कहती है और सोचती है। जी तो इस जनरेशन को सही लॉजिकल तरीके से समझाना है कि जो हमारे तरीके थे वो बड़े टाइम टेस्टेड थे, बड़े ही फॉर द लार्जर गुडनेस, फॉर द लार्जर वेलफेयर, फॉर द ओवरऑल हैप्पीनेस ऑफ ह्यूमैनिटी, कम्युनिटी थे, और वही तरीका है एक सही डेवलपमेंट का। कहा जाता है ना, बच्चे मिट्टी, कच्ची मिट्टी के बने होते हैं और आप ही उनको गढ़ते हैं। सही दिशा, सही ज्ञान, सही मार्ग अगर उन्हें दिखाया जाए तो नो डाउट कि उनकी भी सोच उधर ही जाएगी। तो वो विशेष और विशुद्ध कार्य आप कर रही हैं जी। जब उस जगह पर पहुंची आप जहां कुछ भी नहीं, सूखी मैदान, बिल्कुल खाली, और आज इतना अंपायर अगर उसको कहा जाए कि सच में एक बच्चों का भविष्य बनाने के लिए आपने इतना बढ़िया काम किया है, आगे का विजन क्या? आप क्या सोचती हैं कि हम इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट सबको लेकर आगे आने वाली पीढ़ी को और क्या देकर जा सकते हैं? आज क्या कर रहे हैं और आगे आने का विजन क्या? देखिए, एक तो मालूम नहीं बहुत कितने लोगों को पता है, 22 IIM में IIM बोधगया इस वक्त देश का सबसे बड़ा IIM है। क्या बात! और हम लोग क्योंकि बिहार में ज़्यादा इंडस्ट्री, कॉमर्स, फैक्ट्री, कॉर्पोरेट नहीं है, तो हम प्राइमरीली फुल टाइम लॉन्ग ड्यूरेशन रेजिडेंशियल डिग्री अवॉर्डिंग प्रोग्राम्स ही करते हैं। 1700 बच्चे होंगे इस साल IIM बोधगया में जो मैनेजमेंट पढ़ेंगे। जी। और हम कोशिश कर रहे हैं कि उन मैनेजर्स को संग के संग लीडर्स भी बनाया जाए, उनको एक विजन दे के भेजा जाए बाहर काम करने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज के परिवेश में जो इंडिया को ये जो न्यू फाउंड रिस्पेक्ट मिली है, जी। किसी विश्व के किसी भी कोने में आप चले जाएं तो हिंदुस्तान को एक अलग रिस्पेक्ट है, और उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे नॉलेज वर्कर्स का है, जो 50s, 60s, 70s, 80s में हमने मास्टर्स करने, PhD करने अपने यंग लोगों को भेजा। आज 100 से ज़्यादा अमेरिकन बिजनेस स्कूल्स में इंडियन डीन्स हैं, सारे साइंटिस्ट, कितने बहुत परसेंटेज इंडियन नॉलेज वर्कर्स रूल कर रहे हैं, CEOs हैं। तो एक बात खुला हुआ है, हमें इंडियन स्टूडेंट्स को, और मैं हमेशा बोलती हूँ कि भाई जिस देश की पॉपुलेशन 1.45 करोड़ हो, जिसकी मीडियन एज 28 हो, और जिसकी करीबन 70% पॉपुलेशन 35 साल से नीचे हो, उस देश के टीचर को आराम तो नहीं करना चाहिए। अरे गजब। और मेरे जैसे एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर को तो कोई भी कोताही नहीं बरतनी। हमें इस बार इस पॉपुलेशन को स्केल अप करना ही करना है। बहुत फ़र्क नहीं होता, ये सारा टेररिज्म, मेओइज्म, नेक्सलिज्म सिर्फ डिवाइड है हैव्स एंड हैव नॉट्स का। और ये हैव्स एंड हैव नॉट्स में जो सबसे बड़ा पोटेंशियल है वो मुझे लगता है हम शिक्षा और विद्या की तरफ करें। शिक्षा के साथ विद्या, या विद्या पे ज़्यादा फोकस करें, ताकि साथ के साथ हम एक कम्युनिटी डेवलपमेंट या डिग्रेडेशन भी ना करें अपने पर्यावरण का, अपने इकोलॉजी का। बिकॉज आप देख ही रहे हैं कि देश में प्रदूषण की समस्याएं हैं, क्लाइमेट वार्मिंग की समस्याएं हैं। तो ग्रोथ विदाउट डिग्रेडेशन, और उसमें हम जैसे बिजनेस स्कूल्स का, टेक्नोलॉजी स्कूल्स का, और नई शिक्षा पद्धति NEP जो है हमारी, वो इसी सब चीज़ों की तरफ है कि मल्टी डिसिप्लिनरी स्कूल्स, सारे डिसिप्लिन्स मिलजुल के काम करें, एग्जिट ऑप्शंस दें स्टूडेंट्स को। सो इसी के चलते हम बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स कर रहे हैं जो करंट सरकार की NEP को भी पूरा ध्यान में रखते हुए एक नई किस्म की शिक्षा का संचार करें। जी। डायरेक्टर मैडम जब बच्चों के बीच जाती हैं, उन बच्चों को एक मूल मंत्र देना जो पहली बार में क्लिक कर जाए, क्योंकि बच्चों को कहा जाता है ना कि वो जो फर्स्ट स्पार्क होता है वो उनको बस वो पकड़ लिया और फिर उनको जुनून आ जाता है। वो कौन सा मूल मंत्र लेकर जाती हैं और उनके बीच में कैसे समाहित हो जाती है? देखिए, I think I still feel that there is no substitute to hard work.
And first you make discipline and then discipline makes you. क्या बात है। And the whole idea is to just show up in life. 90% of the things get done just when we show up and in the right spirit. और फिर वही सब भद्रानी पर्सन तो हम सबके मंगल का साक्षी बने। जब इन सब स्पिरिट के साथ काम किया जाए तो हम वापस एक सुपर पावर, वापस एक विश्व गुरु, वापस एक ऐसा देश बन सकते हैं जो पे हम सब गर्व कर सकें। क्या बात है, क्या बात है। अगर हम ये चाहें, आम नागरिक ये चाहे कि देश की सारी नदियां फिर से जीवित हो उठें, व्यक्ति को पानी की हर प्रतिपल जरूरत पड़ती है, बिना नीर के तो शायद जीवन की संभावना ही नहीं हो सकती, तो व्यक्ति विशेष को क्या किसी संस्थान से जुड़ने की जरूरत है या वो खुद व्यक्ति विशेष अपनी तरफ से कुछ योगदान दे सकता है? देखिए, दोनों ही चीज़ों की ज़रूरत है। ठीक। बिकॉज अगर हम सारी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर, गवर्नेंस के ऊपर, इंस्टीट्यूशंस एंड कॉर्पोरेट्स पे छोड़ दें तो ऐसा नहीं होने वाला। शुरुआत तो वहीं घर के नल बंद करने से, शावर की जगह बाल्टी से नहाने से, इलेक्ट्रिसिटी स्विच ऑफ करने से, वहीं से शुरुआत है। क्योंकि हम अपना कम्युनिटी होती क्या है, सिंगुलर यूनिट्स का कॉन्फ़िगरेशन कम्युनिटी है। तो और हमें इसके लिए हर बच्चे को जागरूक करना है। और जैसे मैंने बोला, ये जनरेशन बहुत बहुत हाई ऑन कंपैशन, हाई ऑन एम्पैथी है। हम इससे अपेक्षा कर सकते हैं कि अगर हम इन्हें सही परिप्रेक्ष्य में बात समझाएं तो ये मानेंगे। हैविंग सेड इट, यस, गवर्नमेंट की और ऑर्गेनाइजेशंस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कलेक्टिवली वो हर कोशिश की जाए, एफिशिएंसी से इम्प्रूवमेंट करें, टेक्नोलॉजी से इम्प्रूवमेंट करें, और जितने भी गलत तरीके हम लोगों ने अडॉप्ट कर लिए हैं उन्हें धीरे धीरे एराडिकेट करें। बिकॉज जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, ये धरती हमने अपनी नेक्स्ट जनरेशन से उधार पे ली हुई है। जी जी। एक डिफेंस ऑफिसर की बिटिया और वो इतने बड़े एक संस्थान की डायरेक्टर, ये जो सफ़र है इसको आप कैसे देखती है? पहला प्रश्न। दूसरा ये प्रश्न कि अगले 5 सालों का आपका विज़न। देखिए, एक तो आपने इस इंटरव्यू में भी कई बार बोला नारी, मैं थोड़ा सा, जैसे मेरे को कोई विमेंस डे पे बुलाता है तो मैं बहुत सहज नहीं जाती जी। बिकॉज मेरा एक बहुत शुरू से एक ऐसी फिलॉसफी है कि डोंट कॉल मी फॉर एंटी वॉर रैली, कॉल मी फॉर पीस, आई विल कम। क्या बात। बिकॉज जब भी हम बहुत ज़्यादा इस डिफ्रेंसिएशन पे फोकस करते हैं, मुझे ऐसा लगता है ये डिफ्रेंसिएशन बढ़ जाएगा। हाँ। तो हैविंग सेड इट, ये भी आपकी बात सही है कि डिफ्रेंसिएशन था, हम इसे डिनाई नहीं कर सकते। और आज के दौर में मुझे ऐसा लगता है, खासतौर से हमारी जनरेशन में जो महिलाएं आगे बढ़ के निकल के आई हैं, उसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन शायद हमारे पेरेंट्स को जाता है, शायद हमारे फादर्स को जाता है। आई ऑलवेज से, लोग कहते हैं ना कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। आई हैव ऑलवेज फेल्ट दैट बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन देयर इज अ ट्रस्टिंग फादर, क्या बात, एंड लेटर ऑन अ ट्रस्टिंग हस्बैंड। या सो yes, I think the very fact कि I was a daughter of a defense establishment person, मुझे एक तो पूरा देश अपना लगता है। तो मुझसे अगर कोई पूछता है आप कहाँ से हैं, तो मुझे एक क्षण सोचना पड़ता है कि मैं कहाँ से हूँ, क्योंकि मेरे जो नेचुरल रिएक्शन आता है वो भारतीय है। और ये एक अच्छी चीज़ है, और मुझे ऐसा लगता है हर भारतीय को ऐसा फील करना चाहिए कि हम भारतीय हैं। जी। सेकेंड आइडेंटिटी शायद हमारा स्टेट हो सकता है, थर्ड आइडेंटिटी, जैसे अपने प्रोफेशन में भी मुझे हमेशा लगता है कि ठीक है मैं डायरेक्टर बाद में हूँ, बट मेरी प्राइमरी आइडेंटिटी टीचर है, मैं सबसे पहले एक टीचर हूँ। जी। तो हमारी प्राइमरी आइडेंटिटी इन लाइफ नेशन फर्स्ट होनी चाहिए, ऐसा हमें लगता है। और जब सबके लिए हो जाएगा तो शायद देश अपने आप बहुत ऊपर पहुँच जाएगा। वाह। और एक ट्रस्टिंग फादर, एक ट्रस्टिंग मदर। माई मदर वॉज अ वेरी रेजिलियंट पर्सन, सो करेज एंड रेजिलियंस मैंने शायद अपने मदर से सीखा है। और कोशिश रहती है अपने पिता के उस मापदंड पे पूरा रहने की, क्योंकि वो बहुत ही अनकंडीशनली ट्रस्ट करते थे। और मुझे ऐसा लगता है कि जब भी किसी के ऊपर अनकंडीशनल ट्रस्ट किया जाए
तो आप सब वो राह बंद कर देते हैं जिससे कोई भ्रमित हो सकता है, क्योंकि हम जीते जी मर जाएंगे लेकिन हम किसी के ट्रस्ट को नहीं ब्रेक करते। क्या बात है। तो अगले 5 सालों का विजन एक लाइन में। अगले 5 सालों का विजन, मैं एक्चुअली अगर मैं अपने करंट ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो उस जगह की धरोहर है माइंडफुलनेस। और आज की दुनिया में जहां इतना डिजिटल इन्फ्लुएंस है हमारे ऊपर, और हमारे बच्चों का जो अटेंशन स्पैन एकदम ज़ीरो हो गया है, कंसंट्रेशन पावर एकदम ज़ीरो हो गई है, वो हर वक्त मल्टीटास्क करते हैं। मुझे आने वाले समय में बहुत सारे भूचाल आते दिखाई दे रहे हैं। आई कीप हाँ। टेलिंग पीपल दैट एक्सपेक्ट अ सुनामी ऑफ मेंटल हेल्थ। हाँ, और उस सब का इलाज मुझे अपने देश की धरोहर में दिखता है। कैसा? सो ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ माइंडफुलनेस है, जी जैसे हमने अपने कैंपस में नंदी लगाई है, जी। तो अक्सर हमसे लोग सवाल पूछते हैं नंदी क्यों। हाँ, और मैं बहुत ही चाव से हर प्लेटफॉर्म पे बताती हूँ, तो मैं आज आपको भी बताती हूँ जी। कि वो नंदी जो है हमारे कैंपस में मेटाफर है माइंडफुलनेस का। आहा, कैसे? देखिए, नंदी इज इनर्ट येट अलर्ट। नंदी इज अवेयर ऑफ सेल्फ एंड सराउंडिंग्स। क्या बात है। नंदी वाह। is always in the moment, neither in the regrets of past nor in the anxieties of the future. Nandi is ever in waiting. क्या बात। It's all about patience वाह। and perseverance. वाह, And Nandi is all about listening. लोग नंदी के कान में जाके बात कान कहते में हैं। जाकर अपने मन की And बात। these are the qualities needed in a mindful manager. वाह वाह। Hence नंदी। So जैसे हमने अपने कैंपस में नंदी एक मेटाफर की तरह लगाया, क्योंकि हम रोज अपने आप को याद दिलाना चाहते हैं कि ये जितनी भी आज के इश्यूज हैं, करंट जनरेशन के इश्यूज हैं, उनका बहुत बड़ा जवाब है टू बी इन द मोमेंट। सो मेरा अपना एक विजन है अपने बारे में और अपने संस्थान के बारे में कि अपनी करंट जनरेशन की मदद करने के लिए हमें हमारी इस फिलॉसफी को, इस ज्ञान को बहुत हर बच्चे के पास पहुंचाना चाहिए, ऐसा। ताकि उसके पास एक टूल किट अवेलेबल हो जी। और जीवन में जब भी उसे उसकी ज़रूरत हो उसके पास वो ज्ञान हो। बहुत कुछ सीखने को मिला आज आपसे। बेहद सार्थक चर्चा के अंग रहे हम। ये वो महिला है जो न सिर्फ एक नारी, न सिर्फ एक देवी, वो देश की बेटी है, जिन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि सच में अगर नारी मन में ठान ले तो क्या नहीं कर सकती। समय की कमी है, आपसे मुलाकात फिर हो और इस चर्चा को हम और आगे बढ़ाएं, ये हमारी हार्दिक इच्छा रहेगी। बहुत बहुत वीर भारत पॉडकास्ट में आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद देश के हृदय में आने के लिए जी। और देश के हृदय को महसूस करने के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।